वेलकम बैक कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं पंकज गुप्ता आज आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार कैसे बनती है। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि सरकार कैसे बनती है। आज 9 जून का ये दिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई सरकार का आज गठन होने जा रहा है, नई सरकार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं और ये भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बराबरी करेंगे। प्रधानमंत्री की बराबरी करने का मतलब क्या है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपने 3 कार्यकाल पूरे किए थे और 1964 में जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद वहां तक उन्होंने 3 कार्यकाल पूरे किए। यानी 1951 से उन्होंने 1964 तक ही अपना कार्यकाल पूरा किया और 3 बार वो इसे लोकतंत्र में जीते और कितनी कितनी सीटें जीते आज हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे और ये बात करेंगे सरकार आखिर बनती कैसे है। अगर पूर्ण बहुमत होता है तो कैसे बनती है और अल्प बहुमत होता है तो कैसे बनती है। यहाँ तक कि जो लोग 100 सीटें भी पूरी नहीं कर पाए, 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, वो लोग इतने खुश क्यों हैं कि वो 99 सीट ला के भी अपनी सरकार बनने का दावा पेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक सीट पाने वाला भी राजा के बगल में बैठता है। तो आइए देखते हैं कि आप राजा कैसे बनेंगे, सरकार कैसे बनती है। तो बात करते हैं, आज से शुरू करते हैं। जैसे कि आज 9 जून है और 9 जून का ये जो दिन है, शाम को 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे। तो उसके अंदर क्या है, वो अपने तीसरे कार्यकाल में थर्ड टर्म, यानी हम कह सकते हैं अपने थर्ड टर्म में वो कदम रखेंगे। ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब 1951 से का इलेक्शन हुआ था। तो नेहरू जी ने पहला इलेक्शन जीता था। लगभग 489 सीट्स में से उन्होंने 374 सीट्स में विजय हासिल की थी। फिर 1957 का इलेक्शन जब हुआ तो उन्होंने 494 सीट्स में से 364 सीट्स हासिल की और फिर 1962 का जब इलेक्शन हुआ उन्होंने 494 में से कितनी सीट हासिल की, 361। तो मतलब इसी नियर अबाउट था। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा डाटा मिस हो रहा है, लेकिन लगभग यही था। जो कि 75% का हमारे पास यहाँ पे मार्जिन 75% इसी के नियर अबाउट बैठेंगी चीजें। 75% वोट हासिल करना उस तब के टाइम में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज बात करते हैं थर्ड टर्म की। ये नेहरू का फर्स्ट टर्म था, ठीक है, यानी पहला कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल और ये तीसरा कार्यकाल, ठीक है। जैसे कि आप नेहरू जी के बारे में जानेंगे तो इतने गलत इंसान भी नहीं थे जितना कि दुष्प्रचार उनके बारे में किया गया। जैसे कि भारत को एक नए व्यक्ति की आवश्यकता थी, ठीक है, कि जो भारत को उन्नति प्रगति और तरक्की के पथ पर ले जा सके, वो काम नेहरू ने किया। वो नवरत्न कंपनियां नेहरू जी ने दी, वो उनकी दूरदर्शिता की सोच थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नेता जो हमेशा पूंजी के बारे में सोचता है, पूंजीवादी होता है, वो काम भी कहीं ना कहीं पंडित नेहरू ने किया। बात करेंगे उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन पहले बात करते हैं थर्ड टर्म की, मोदी जी के, ठीक है। तो मोदी जी का जो थर्ड टर्म चल रहा है अब हमारे पास, तो उन्होंने जब 2014 में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने अपनी पूरी उनको पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला और 2019 में भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिला और 2024 में आके उनको 240 सीटें प्राप्त हुई। अब हमारे पास सीटें कितनी है टोटल? 575 सीटें होती 545 सीटें होती है हमारे पास, जिसके अंदर से 543 मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं और प्लस में जो 2 कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेसिडेंट चुन के भेजता है, ठीक है, कि कौन होगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे आता है कि 243 में से लगभग आपके जो बहुमत होना चाहिए 272 सीटों का होना चाहिए। जिस व्यक्ति की 272 सीटें आएंगी, जिस व्यक्ति की 272 सीट्स आएंगी, वो क्या होगा, वो अपनी सरकार बनाएगा। अब बात करते हैं 272। अब जैसे कि सपोज दैट कि कुछ लोग थे हमारे पास, जैसे कि इंडिया गठबंधन की बात करें, जैसे कि मैंने कल बताया था, इंडिया गठबंधन का नाम भी बताया था, एनडीए का नाम भी बताया था। आज जो सरकार मोदी जी बनाने जा रहे हैं वो क्या है, एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे 99 सीट्स एक को मिली, 35 या 36 सीट्स एक को मिली। तो यहाँ पे टोटल मिला के उनकी जो सीट्स बैठी 234। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पे 28 पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था और एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पे 26 पार्टीज ने मिलकर क्या लड़ा, इलेक्शन लड़ा। जब 234 मेंबर्स यहाँ पे हो गए तो यहाँ पे बात आई किसकी, 2 पार्टी का नाम सबसे ज्यादा चला, एक टीडीपी और एक जनता दल यूनाइटेड। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, ठीक है, नीतीश कुमार। अब इंडिया गठबंधन ये चाह रहा था कि टीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दे, या फिर जेडीयू जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दे। दोनों अगर मिला के यहाँ पे उनको समर्थन भी दे देते तो टोटल मिला के उनकी जो सीट्स बैठ रही है टोटल टीडीपी और जेडीयू की, कितनी बैठ रही बेटा, 28। अब 234 और 8 हो गया 242। 242 में 20 जोड़ोगे तो 252, 262। 10 सीट तब भी कम पड़ रही है इंडिया गठबंधन को क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। लेकिन 10 सीट कहां से आ सकती हैं? 10 सीट आ सकती है निर्दलीय सांसद से। लेकिन क्या होगा ऐसी सरकार का जहां पे 28 दल मिलकर सरकार चलाएंगे? तो आप वो समझ सकते हो कि क्या वो जो चीजें होंगी वो उस तरीके से हो सकती हैं? क्या वो लोगों का कल्याण के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। हाँ, मैं ये कह सकता था कि अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सीटें, मान लीजिए कांग्रेस की सीटें अगर 200 आती है, 250, 200 प्लस भी आती है, 200 तक की भी आती,
सिर्फ 2-3 दल अगर मिलकर चला रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे वो मोदी जी हो, तब वेल एंड गुड होता है, जिसे हम कहते हैं त्रिशंकु गठबंधन, ठीक है, त्रिशंकु ज्यादा 3 पार्टी। लेकिन अगर आप 28 पार्टीज को लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी छीछालेदी होने वाली है, ठीक है, इन्हें कितना बड़ा कितनी बड़ी फजीता हो जाती है अगर ये सरकार बना देती। तो इसलिए मोदी जी ने हमारे पास जो वो ये सरकार बनने जा रही है एनडीए की, वहां पे टोटल सीट्स होगी 242, प्लस में 28 सीट्स इनकी और प्लस में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी, तो टोटल मिला के हमारे पास सीट होगी 303। जब 303 सीट्स हो गई, अगर यहाँ पे हमारे पास ये लोग चले भी जाते हैं टीडीपी और जेडीयू, तो भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी कहीं वो सरकार का आंकड़ा हम छू रहे हैं यहाँ पे, तो एनडीए की गवर्नमेंट वहां पे इजिली बन जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक तो मोदी जी हो गए, एक 2 बड़ी पार्टियां ये हो गई, बाकी जो जिनकी एक एक सीट है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिनकी 1 है 2 है, उनका इतना बाहुबल नहीं चल पाता, ठीक है, क्योंकि 240 सीट लेके आने वाली पार्टी की कोई पार्टी होती है, बस उनको ये रहता है कि उगते सूरज को क्या कर लो, प्रणाम कर लो, इनके साथ रहोगे तो उनको क्या होता है, ग्रोथ मिलती है, ठीक है। सपोज दैट कि एक कंपनी का मालिक है जिसको 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, और आपका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ वाले ने बस आपको ले लिया साथ कि हाँ भी चल साथ चल रहे हैं, और आप भी उसके साथ साथ सीखोगे करोगे, उसकी कंपनी तो 1000 करोड़ से कहां पहुंचेगी, 1200 करोड़ या 1400 करोड़, लेकिन आप 1 करोड़ से कहां पहुंच सकते हो, 500 करोड़ पहुंच सकते हो। तो यही छोटी पार्टियों का होता है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें बड़ी पार्टियों के साथ मिले, जिससे उनको कुछ सीखने को और अपनी पार्टीज को ग्रो करने में हेल्प मिले। अब बात करते हैं कि थर्ड टर्म की, ठीक है, अब क्या क्या चुनौतियों का सामना है, चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे, ठीक है, मोदी जी के चैलेंजेस क्या है और नेहरू जी के चैलेंजेस क्या थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे पास साथियों कि हम कोई नेहरू की कंपेरिजन मोदी जी से नहीं कर रहे, ठीक है, तब का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है, ठीक। बात यह है कि आपका कंपटीशन एग्जाम जब आएगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें बातें पूछी जाएंगी इंडियन पॉलिटी के बारे में, कि भाई आप क्या सोचते हो कि नेहरू जी का कार्यकाल कैसा था, मोदी जी का कार्यकाल कैसा है, क्योंकि सदियों में ही एक ऐसा नेता होता है जो थर्ड टर्म, एक लोकतंत्र में, इतने बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है, और ऊपर से 3 बार सीएम बने रहना, उसके बाद 3 बार प्रधानमंत्री रहना, तो ये राजयोग की बात होती है, और कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो उनको प्रधानमंत्री बनाती है, जो नेहरू जी को बनाया, ठीक है। अब नेहरू जी की बात करते हैं, नेहरू के कार्यकाल की बात करें तो नेहरू के कार्यकाल में हमारे पास इंडिया को ग्रो करने की बात थी सामने, ठीक है, कि इंडिया को ग्रो कैसे करेंगे, जो वो हमारे पास एरिया था उसको एक्सपेंड करने की बात थी। एरिया एक्सपेंड करने मतलब कि इतना एक्सपेंडेड एरिया नहीं था, तब भी इंडिया की मैपिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। बाउंड्रीज तो हो गई थी, लेकिन जो परिसीमन होता है, परिसीमन कहने का मतलब कि जो एरिया डिवाइड होते हैं कि भाई ये यहाँ इस एरिया तक की, सपोज दैट ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, तो उन एरिया को बांटना छाटना, उनका परिसीमन करना, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, तो उनको उनके सामने ये भी थी बातें कि उनको क्या करना था, एक्सपेंड करना था, ठीक है, नवरत्न कंपनियां लेके आनी थी, इकोनॉमी की ग्रोथ करनी थी, ठीक है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट देनी थी, लोगों को बढ़ाना था आगे, और जो डेथ रेट था उसको कम करना था, हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसमें इंडिया पीछे था, वो सारी चीजें उनको सोचनी थी। उनके सामने ये सारे चैलेंजेस थे। अब मोदी जी के सामने क्या चैलेंजेस है तो मोदी जी के सामने चैलेंजेस कुछ भी नहीं है कहने को, और कहने को बहुत सारा। मोदी जी के सामने चैलेंजेस ये है कि अब का जो समय है वो भी यही है कि ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ में, ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास सड़क यानी रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में क्या करना है, ग्रो करना है। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था बना के रखनी है। उसके साथ साथ जो हमारे पास विदेश नीतियां चल रही हैं, यानी कुछ लोग भारत के अंदर इलीगल तरीके से कुछ हमला कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी क्या करना है, एक ऐसा कानून बनाना जिससे कि उन लोगों की घुसपैठ हो रही है भारत के अंदर, वो बंद हो। दूसरी चीज जो है हमारे पास जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस वक्त की जनसंख्या बहुत कम थी, आज की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जिससे कि स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है। रिसोर्सेज लिमिटेड है कहने मतलब कि पानी तो लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम जनसंख्या को क्या करेंगे, रोकेंगे। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। अब बात आती है कि मोदी जी इस गवर्नमेंट में करेंगे कैसे। देखो, नेहरू जी के टाइम पे क्या था, यहाँ पे तीनों सरकार में उनको क्या मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था। क्या मिला था, पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत में क्या होता है कि जैसे मोदी जी ने 2 कार्यकाल पूरे किए, उनको जो मन चाहा उन्होंने किया, एक तरीके से हिटलरशाही कह सकते हैं उसे, लेकिन हिटलरशाही भी नहीं होती, बस ये कि जो कानून आप पास करो, जो आपके मन में कानून है, वो इजीली क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पास हो जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। अब बात आती है मोदी जी के बारे में। अब यहाँ पे जब आपने 240 सीट्स लेके आए हैं मोदी जी, ठीक है, उनके पास सीट कितनी कम है, 32 सीट्स के लिए वो इतनी नहीं सुनेंगे किसी की। अगर वो चैलेंज देखो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है, वो भी कुछ सोच समझ के बनोगे। लोग कह रहे हैं कि उनको टीडीपी की सुननी पड़ेगी, उनको जेडीयू की सुननी पड़ेगी, ठीक है, उनको किसकी सुननी पड़ेगी, वो जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, जो हमारे पास कानून आने वाला है, या जनसंख्या नियंत्रण कानून, या बहुत सारे ऐसे कानून है जो इस वक्त आने वाले हैं, ठीक है, तीसरे कार्यकाल में, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारी गठबंधन की सरकारें हैं वो ये कह चुकी हैं कि हम इन पे राजी नहीं होंगे। लेकिन वो बात की बात है, वो मोदी जी की कूटनीति के ऊपर बात है। यही चैलेंजेस उनको फेस करने हैं, और इनको पार करते हुए अपने कानून क्या करने हैं, पास करने हैं। अब बात करते हैं कि सरकार आखिर बनती कैसे है। देखो, सरकार बनती कैसे, मैं वो बताता हूँ आपको। आपको सरकार बनानी है, आपको राजा बनना है, तो आप भी राजा बनिए, ठीक है।
सबसे बड़ी बात है कि राजा बनने के लिए आपको जरूरी नहीं होता कि राजा के घर में पैदा हो, आपने ये डायलॉग सुना होगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए कि आपको राजा बनना है। राजा कैसे बनना है? अगर मैं बात करूं कि मोदी जी की बात करूं, और मोदी जी को सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर आप पूरे के पूरे इंडिया में देखेंगे, आप कहेंगे कि मैं इस पार्टी में जाऊं, उस पार्टी में जाऊं, इसका झंडा उठाऊं, उसका झंडा उठाऊं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उससे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए, आप अपनी पार्टी बनाइए या निर्दलीय कैंडिडेट लड़िए, आप लोगों की सेवा कीजिए। जब लोगों की सेवा करने से आपके पास जन आधार आएगा, तो आप अपने आप ही ये राजा बनेंगे। अब कैसे बात करते हैं राजा बनने की। सरकार कैसे बनती है? हमारे पास 545 सीट्स होती हैं, जिसके अंदर से 543 पे इलेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें से हमें मैंडेट चाहिए कितना? हमें मैंडेट चाहिए होता है 272, यानी 272 के मैंडेट पे आपकी गवर्नमेंट क्या हो जाती है, बन जाती है। सपोज दैट कि एक व्यक्ति है, जैसे मैं यूपी में बात करूं, अपना दल की बात करूं, किसकी बात करूं? अपना दल की। पहले थोड़ा सा ये बात बता दूं कि आप राजा कैसे बनोगे। ठीक है, राजा बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, अपना दल की सिर्फ एक सीट आई है। ठीक है, और अब तक 3 कार्यकाल से अपना दल जो है बीजेपी के साथ एक केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा लेके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 सीट या 2 सीट का अपना क्या कर रखा है, समर्थन दे रखा है। किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को, या फिर हम क्या बीजेपी बीजेपी की सरकार को। तो आपको भी क्या करना है, जब आप जनसेवा करेंगे, ठीक है, आने वाले 5 से 10 साल में जब आप जनसेवा करेंगे तो लोग आपको जानने लगेंगे, लेकिन दृढ़ संकल्प होकर वो जनसेवा करनी है। जब लोग जानेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, वोट मिलेंगे, और वोट के आधार पर आप क्या करेंगे, जीतेंगे। ठीक है, ये कहना बहुत ही बेकार की बात है कि आपको पैसा चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको चाहिए, हम पे गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पैसा नहीं चाहिए होता राजनीति के लिए, बस ये है कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, यानी जिम्मेदारी कहना मतलब घर की, परिवार की अगर जिम्मेदारियां नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, अपने माता पिता की, अपने घर की, अपने बच्चों की, तो शायद आप राजनीति में सर्वाइव ना कर पाए। बस पैसा वहीं पर चाहिए कि आप पैसा कमा के आपको वहां देना है, तो आप अपनी जॉब करेंगे, जिससे आपका सारा समय कहाँ पे जाएगा, अपना जिम्मेदारियों में जाएगा। लेकिन अगर आप जिम्मेदारियों में करेंगे, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये लोग क्या थे, कुछ नहीं, लेकिन राजा बने। क्यों, कैसे बने? क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारियां, वो वाली जिम्मेदारी उठाई, उन्होंने सीधे देश की जिम्मेदारी उठाई कि हमारी जिम्मेदारियां एक्चुअल में है कि हमें देश को कहाँ पे लेके जाना है। तो आप पक्का राजा बनेंगे। एक बात बताता हूँ आपको, रावण। ठीक है, रावण यानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी क्या है, हमारे पास भीम आर्मी। ठीक है, पिछले 10 सालों में उन्होंने इतनी मेहनत करी। ठीक है, अभी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। वो किस समाज से है, क्या है, क्या नहीं है, वो मैं बात की बात करता हूँ। मैं ये बात बताता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद एक व्यक्ति है जिसकी एक भीम आर्मी है, जिसने 10 सालों से लोगों के बीच में रह रहा है। वो एक पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। उसमें क्या है कि 10 सालों से सिर्फ उनके बारे में बात करते लड़ाई झगड़ा, अनशन, धरना, सब कुछ करते करते जेल में जाने तक की 10 सालों में अब वो क्या बन गए, लोकसभा इलेक्शन जीत गए। अब उस व्यक्ति को जिसका मजाक उड़ाया गया था बहुत बुरी तरह से अभी 2024 के इलेक्शन में कि ये बच्चा है, ये इतना नहीं कर पाएगा, जीत नहीं पाएगा, अब वो जीत गया। अब वो कहाँ पे जाके बैठेगा, लोकसभा में जाके बैठेगा। अब वो लोकसभा में किन लोगों की आवाज बुलंद करेगा, जिन लोगों की आवाज वो उठाता था, जिन लोगों ने उसको जिता के भेजा है। तो ये चीज होती है कि 10 साल में वो व्यक्ति दृढ़ संकल्प से अपने कहाँ पहुंच गया, राजा बन गया। ठीक है, मैं यूं नहीं कहूंगा वो जिंदगी भर के लिए राजा बन गया, लेकिन एक रास्ता बनाया उस व्यक्ति ने अपने लिए कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे जाना है। तो सेम चीज आपके लिए भी। अब बात करता हूँ 272। अब सरकार कैसे बनेगी? सपोज दैट कि आपकी एक पार्टी है, पार्टी ए है, बी है और सी है, और कौन सी हमारे पास, डी। टोटल हमें चाहिए 272। सपोज दैट पूरे इंडिया में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इस पार्टी की 100 सीटें आई। ठीक है, इस पार्टी की 150 सीटें आई। ठीक, और इस पार्टी की आई हमारे पास सीटें कितनी, सपोज दैट कितनी होगी, इस पार्टी की आ गई 40 सीटें आ गई। कितनी आ गई? 40 सीटें। अब टोटल मिला के, और हमें यहाँ पे कितनी सीटें चाहिए, 100, 200, 250, 290। ठीक है, और 300, 400, 500। ठीक है, यानी 243 और 10, 253। और इस पार्टी की आगे कितनी, 253 सीट आई। एक डी पार्टी की 253 सीट आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनका पूरा का पूरा सबसे ज्यादा सीट पूरे इंडिया में इस अकेली पार्टी की आई। इन तीनों पार्टी को कोई जानता नहीं, 100, 150, 40 पार्टी कोई जानता नहीं, लेकिन 100 का टोटल करेंगे 100 आएगा। ठीक है, 150 लेके आएंगे तो 150 आएगा, 40 लेके आएंगे तो 40 आएगा। मैंडेट कितना हो गया, 0 का 0, 549 और 102, 290 सीट्स इनकी बैठ रही है। और 253 इसके अंदर ऐड करूंगा तो कितना बैठा, 3, 9 और 5 कितने होते हैं, 4 और 1, 5, 543 सीट्स पूरी हो गई। अब जब इन्होंने मिला के 290 सीट्स अपनी कर ली, तो कौन बनेगा हमारे पास, ये तीनों पार्टी मिलके क्या चलाएंगी, एबीसी करके गठबंधन करके देश को चलाएंगी। अब देखो जिसकी 40 सीट आई थी वो भी हो गया। अब मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 20 सीट यहाँ पे दे दी मैंने। ठीक है, 20 सीट यहाँ पे दे दी, और 65 कर देता हूँ, इसे कर दिया 165। ठीक, 15 और यहाँ पे कर दिया मैंने 5। क्लियर है? अब देखो, अब दोबारा ड्रामा देखो, यहाँ पे आप 120 प्लस में 165, और इस डीसी वाले की कितनी सीट है, 5। ठीक, अब 5 का 5 और 5 कितने हुए, 10, 1 कैरी, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 और 1, 9, 1 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 2। अभी भी कितनी बैठ गई, 290। हालांकि ये दोनों भी मिला के सरकार बना लेंगी, लेकिन अगर ये मान लो किसी भी तरीके से 5 सीटें किसी भी दल को कम पड़ती हैं, ठीक है,
सपोज दैट कोई दल लेके आया, दो ए प्लस में बी मिला के कितनी सीटें बैठ रही है उनकी, ए प्लस बी की मिलकर बैठे 267, और सी वाला जो बंदा है वो व्यक्ति लिया सिर्फ 5 सीटें, टोटल हो गई इनकी कितनी 272, ठीक। या मैं कहता हूँ हाँ 272 बैठेगी। तो इस तरीके से हमारे पास एबीसी मिलके क्या बना लेंगे, सरकार बना लेंगे। अब देखो सरकार में कौन गया, वो पार्टी की जिसकी 5 सीटें थी, और वो पार्टी अभी बाहर बैठी है जिसकी 253 सीटें थी। यानी लोकतंत्र की ये उपलब्धि है कि पूरे देश में आप इतना सारा करके आओ, इतनी सारी सीटें जीतो, उसके बाद भी अगर किन्हीं 3 पार्टियों का बहुमत सबसे उनसे ज्यादा है तो 3 मिलकर सरकार बना लेंगी, और सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी आपको कहाँ बैठना पड़ेगा, बाहर बैठना पड़ेगा। अब यही बात आती है कि निर्दलीय, सपोज दैट कि आपको राजा बनना है, ठीक है, और राजा बनने के लिए आपको कहाँ जाना है, संसद भवन जाना है। तो आप क्या करेंगे, 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है, आपकी किस्मत भी है। जब आप वो मेहनत करेंगे और जब आप जीतेंगे चुनाव, भले ही आपकी 1 सीट है, या मैं कहता हूँ पूरी की पूरी 2 सीट है, 1 सीट प्लस में 1 सीट, मान लो 2 सीट आ गई आपकी पूरे इंडिया में। अब 2 सीट, उसके सीट 2 सीट आने का मतलब क्या है, आप किसके साथ जाएंगे, जो सूर्य नमस्ते उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, तो आप भी अपना समर्थन उन्हें देंगे, और वहां से आपको क्या मिलेगा, केंद्रीय मंत्री, या आप सीधे कहाँ पे बैठेंगे, सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठेंगे, केंद्र सरकार के अंडर बैठेंगे। तो इस तरीके से सरकार बनती है, और मोदी जी का कार्यकाल भी इसी तरीके से रहने वाला है। और भी अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको पूरी पूरी जानकारी बताऊंगा कि भारतीय राजनीति किस हिसाब से चल रही है। और भी अच्छी वीडियोस के ऊपर हम लेके आते रहेंगे, बनाते रहेंगे जनरल स्टडीज के बारे में, जिससे कि आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो चीजें पूछ ली जाएंगी, इन्हीं प्रश्नों को क्या किया जाएगा, घुमा फिरा के उल्टे सीधे तरीकों से पूछा जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड को स्ट्राइक पे रखना है। जिसका जितना माइंड स्ट्राइक करेगा 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, उसके उतने ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में मार्क्स आएंगे। इन सब में से पूछा जाएगा कि सरकार कैसे बनती है, भारतीय राजनीति का विकास किस तरीके से होता है। 4 लाइनें देंगे, 4 ऑप्शन देंगे कंफ्यूज करने वाले, उसमें आपको अपना दिमाग लगा अच्छी तरीके से सोचना है, और इनका आंसर इसी में से मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।